हेलो दोस्तों, आज की कहानी है रात की वेश्या भाग 22। रफीक साहब ट्रक सड़क पर भागते भागते दिल्ली से 30 किलोमीटर दूर देहात में एक ढाबे पर आकर रुका। तो ड्राइवर बोला, कहाँ जाना है तुझे? कहीं भी जहाँ नसीब ले जाए। क्या मतलब? नाम क्या है तेरा? शबनम। कहाँ रहती है? पठानकोट रहती थी। अब कहाँ जा रही है? मालूम नहीं, जहाँ भी नसीब ले जाए वहीं पहुँच जाऊंगी। वह मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा कर बोला, मैं समझ गया, ला मेरा भाड़ा दे। रफ़ीक साहब, मेरे पास 150 रुपये थे। मैंने धोती के छोर से खोलकर पूरे पैसे ड्राइवर को पकड़ा कर कहा, जितने होते हैं उतने काट लो। पहले तो रुपये उसने हाथ में पकड़ लिए, फिर उन्हें वापस करते हुए मेरे गले को थपथपाते हुए बोला, मुझे तो यह भाड़ा चाहिए, यह कागज़ के रुपये नहीं। अहमद साहब, मैं क्या कर सकती थी? यह सब झेलना मेरी नियति बन चुकी थी। अब तो किसी से ना कहने की हिम्मत भी नहीं थी। इज्जत कुछ बची नहीं थी जिसकी चिंता करूं। नए नए लोगों के सामने रोज़ नंगी होना, शर्म भी मर चुकी थी। कैसे कहती, कोई बहाना भी ना था। नसीब में यह सब कुछ लिखा जा चुका था। ज़बरदस्ती यह ऐच्छिक बलात्कार झेलना आदत बन चुकी थी। या यह समझ लो, मैं कोटे पर आने से पहले ही रंडी बन चुकी थी। मर चुकी थी वह शबनम जो पठानकोट से जफर के साथ भागी थी। अब तक शबनम का नया रूप उदय हो चुका था, जिसे रंडी कहते हैं। मेरे हाँ में सर हिलाते ड्राइवर अनवर हुसैन तैयार हो गया। वह ट्रक के केबिन में सोने के लिए सीट थी, उसी पर डालकर उसने भी मुझे रगड़ दिया। शोहरों की गिनती तो मैं भूल ही चुकी थी, शायद 100 के पार हो गए होंगे। फिर क्या तू उस ड्राइवर अनवर हुसैन के साथ ही रही? नहीं अहमद साहब। अनवर ने अपना ट्रक वही ढाबे पर खड़ा कर दिया और ढाबे पर खाना खाकर वही पड़ी चारपाई पर पसर गया। तो मैं भी वही एक चारपाई पर सो गई। सुबह मेरी आँख खुली, तब तक अनवर हुसैन अपना ट्रक लेकर जा चुका था और धूप काफ़ी तेज़ हो चुकी थी। खाना खाने की कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि उस समय 150 रुपये मेरे पास थे। मगर 150 कितने दिन चलेंगे? 1-2 दिन तो कट सकता था। आगे क्या होगा? कहीं भी जाओ जिस्म के भेड़े मिल ही जाते हैं। निकाह कर लो तो भी चैन नहीं, एक के साथ 2-4 गिनती भी आ ही जाती है। मजदूरी करो तब भी प्यासी आंखें जिस्म का पीछा करती रहती है। मौका मिला तभी नोचना शुरू। कैसे इन भेड़ियों से महफूज रह जाए? रफ़ीक अहमद साहब, मुझे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था कि आगे क्या करना है, कहाँ जाना है, कैसी ज़िंदगी होगी। पीछे मुड़कर देख नहीं सकती, सिर्फ चलना है तो आगे ही। कहाँ तक चलना है मालूम नहीं, मंजिल का कोई ठिकाना नहीं। कहाँ पूरा होगा मेरा सफ़र? शायद मंजिल नसीब में ही नहीं थी, सिर्फ पड़ाव ही पड़ाव थे। कुछ रात रैन बसेरा करके अगले पड़ाव के लिए निकलना। अहमद साहब, मैंने वही चारपाई पर बैठे बैठे ही चाय मांग ली। चाय पीते पीते मैंने सोचा, काम तो कहीं ना कहीं करना ही है। इसी ढाबे पर मिल जाए तो अच्छा है। कहाँ ढूंढूं नया ठिकाना, कहाँ तक भटकूं? ढाबे पर चाय पीती, इसलिए पैसे तो देने ही थे। मैं चाय के पैसे देने के लिए ढाबे के मालिक बशीर के पास पहुंच गई। बशीर मेरी सूरत को देखता ही रह गया। खुदा की दी हुई खूबसूरती मेरे लिए अभिशाप बन गई। जो देखता वही आकर्षित हो जाता। वही हाल बशीर का था। बोला, बैठो। मैंने बैठते हुए पूछ लिया, क्या मुझे आपके ढाबे पर काम मिल जाएगा? काम? कैसा काम? जो ढाबे पर होता है, रोटी सब्जी, चाय बनाना, साफ सफाई करना, बर्तन साफ करना, कुछ भी काम जो ढाबे पर होता है। क्यों नहीं मिलेगा? अवश्य मिल जाएगा। तुम जैसी हसीना तो ढाबे पर बैठी रहें तो ग्राहकों की गिनती बढ़ जाएगी। बोलो, क्या काम करना चाहती हो? जी कुछ भी काम, जो आप आदेश दें। हमारे आदेश पर कुछ भी काम हो जाएगा। जी हाँ, बहुत मजबूर हूँ, जो कहेंगे मैं वही काम करूँगी। ठीक है, लो ये संभालो गल्ला, ग्राहकों से पैसे लेने हैं। कितने पैसे लेने हैं? यही लोंडा बता देगा। लोंडा जितने पैसे बताएं उतने ही काट लिया है। अहमद साहब, बशीर ने मुझे गल्ले पर बिठा दिया। खाना खाने के बाद जो ग्राहक जाता, लोंडे के द्वारा बताए हुए पैसे में काट लेते। हर ग्राहक मेरी तरफ उत्सुकता भरी नज़रों से देखता ही रह जाता। कुछ तो बशीर से पूछ भी लेते, बशीर भाई, इस कोहिनूर को कहाँ से उठा लाए ढाबे पर? अधिकतर ड्राइवर चारपाई पर तख्ता लगाकर ही खाना खाते थे। खाना खाते खाते किसी ड्राइवर की निगाह मेरी तरफ उठ गई तो वह खाना खाना ही भूल जाता। मेरी तरफ अपलक नैनों से देखता ही रह जाता। बशीर मैं भी इधर उधर घूमता रहता, मगर उसकी निगाहें मुझ पर ही जमी रहती। शाम तक कई बार मेरे पास आकर बैठ भी जाता। खाने पीने की जब भी इच्छा हो, लोंडे का आदेश देकर मंगवा लेना। अहमद साहब, मैंने दोपहर को दाल रोटी ढाबे पर ही खाई। शाम को चाय के साथ ब्रेड आमलेट भी मंगवा लिया और रात को 10 बजे खाना ढाबे पर ही खाया। उस समय ढाबे पर ग्राहकों की भीड़ बढ़ती जा रही थी।
मैंने खाना खाया, इतनी देर गल्ला बशीर ने संभाला। उसके बाद मैं पुनः गल्ले पर आ गई। रात 12 बजे के आसपास ढाबे पर खाने वालों की भीड़ कुछ कम हुई। मुझे भी नींद आ रही थी। बशीर मुझे एक कमरे पर बेड पर सुला आया और आकर गल्ले पर बैठ गया। रफ़ीक साहब, रात को मेरी आंखें उस समय खुली जब मुझे महसूस हुआ कि मेरे जिस्म पर किसी का हाथ रखा है। मैंने आंखें खोलकर मध्यम प्रकाश में देखा। बशीर मेरे बगल में सो रहा था। मैंने धीरे से उसका हाथ अलग किया और दूसरी तरफ करवट ले ली तो मेरे पीछे से बशीर के हाथ और पैर एक साथ मेरे ऊपर आ गए। क्या होगा आगे, जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर देखें। दोस्तों, ये था रात की वेश्या भाग 22। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना।